हम हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट। हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मिडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मिडाइवल हिस्ट्री में जो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया है कि मिडाइवल हिस्ट्री में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है दिल्ली सल्तनत और एक है मुग़ल एरा। दिल्ली सल्तनत जो सबसे पहले मुस्लिम अटैक हुआ था इंडियन सिविलाइजेशन पे, वहाँ से स्टार्ट होके जहाँ से मुग़ल एरा स्टार्ट होता है बाबर से, उसके बाद जहाँ तक वापस मुग़ल एरा का जो पतन होता है, जहाँ से अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट होता है, वहाँ तक का टाइम पीरियड आता है इसमें, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से। चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कुछ चीज़ें। प्रॉफिट मोहम्मद हजरत थे, उनकी डेथ होती है 632 AD में। उससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद हजरत ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और सभी इस्लाम धर्म को जो फॉलोअर्स थे वो इन्हीं को मानते थे, ठीक है। लेकिन 632 AD में जब मोहम्मद हजरत साहब की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद में इस्लाम में एक पद बनाया गया था जिसका नाम था खलीफा। तो ये जो खलीफा था इसको पॉलिटिकल हेड भी कहा जाता था इस्लाम का, और रिलीजियस हेड, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उनका हेड इन्हीं का डिसीजन माना जाता था, और रिलीजियस हेड का भी जो डिसीजन था वो भी इन्हीं का माना जाता था। तो सारे जितने भी इस्लामिक प्रोविंसेस थे वो सब इनको फॉलो करते थे। तो जो पहले खलीफा बनाए गए थे उनका नाम था उमर खलीफा। ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है कि फर्स्ट जो इस्लामिक जो खलीफा पद था वो कौन था, किसको दिया गया था, वो उमर खलीफा को। उसके बाद ये एक बेसिक डिटेल्स थी जो मैं आपको बता रहा था। अब शुरुआत होती है कि भाई भारत में पहली बार किसी मुस्लिम ने क्यों अटैक किया, उसके पीछे कोई एक रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से किसी मुस्लिम ने अटैक किया, और उसके बाद कंटिन्यूस अटैक होते रहे क्योंकि फिर उन्हें इंडियन सिविलाइजेशन को जानने का काफ़ी मौका मिल गया, तो उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको यहाँ दिखने लग गई। तो अपन बात करते हैं, थोड़ा मैं स्टोरी के बैकग्राउंड से आपको बताऊँगा ताकि आपको ये याद रहे चीज़ें। बात है 711 AD के आसपास की। उस वक्त जो खलीफा थे उनका नाम था वाजिद अली खलीफा। उस टाइम जो खलीफा थे उनका नाम था वाजिद अली खलीफा। तो श्रीलंका में जो रूलर था उसने कोई गिफ्ट भेजा था वाजिद अली खलीफा को, ठीक है। लेकिन श्रीलंका आप जानते हैं भारत के बॉर्डर पे है, तो श्रीलंका ने जो गिफ्ट है वो भारत के थ्रू वाजिद अली को भेजा था। लेकिन भारत में एक जगह थी देबल, इस जगह पर दाहिर किंगडम का रूल चलता था। तो दाहिर किंगडम में देबल में किसी डाकुओं के ग्रुप ने इस गिफ्ट को चोरी कर लिया। तो वाजिद अली ने मैसेज दिया दाहिर किंगडम को कि भाई आपके राज में किसी ने हमारा जो श्रीलंका से हमें जो गिफ्ट मिल रहा था वो चोरी कर लिया, तो उसे हमें लौटाओ। तो दाहिर किंगडम ने वाजिद अली को कहा कि जो हमारे राज्य के अंदर ये अगर लूटा गया है तो ये हमारा ही है, हम नहीं देंगे। तो इस पर इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। तो वाजिद अली ने क्या किया कि ईरान के जो रूलर थे मंसूर हजाज, क्योंकि वाजिद अली खलीफा थे तो इनके ऑर्डर को सारे इस्लामिक कंट्रीज मानते थे, तो वाजिद अली ने ईरानी जो रूलर था मंसूर हजाज उनको कहा कि आप मेरा ये गिफ्ट लाएं और ये जो देबल है इस पर अटैक करें। तो मंसूर हजाज ने अपने एक सिपाही को मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि भाई आप देबल पर अटैक करें। तो मोहम्मद बिन कासिम वो प्रथम मुस्लिम रूलर था जिसने इंडिया पर अटैक किया था, और ये सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु अटैक्ड इंडिया, उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले देबल पर अटैक किया, फिर नेरून पर अटैक किया और रावर पर अटैक किया। ये तीनों ही अटैक जो मोहम्मद बिन कासिम ने किए ये किसके अंदर, दाहिर किंगडम के अंदर आते थे, ठीक है। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें जो मेन चीज़ है वो एक तो ये है कि जो पहले खलीफा थे उनका नाम था उमर खलीफा, आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरा मोहम्मद बिन कासिम जिसने पहले मुस्लिम रूलर जिसने इंडिया पे अटैक किया, और कहाँ अटैक किया, देबल में दाहिर किंगडम के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं कि जब मान लो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और वो यहाँ से वो लूट के चले गए, तो उसी वक्त जो तुर्क एम्पायर है वो अफ़गानिस्तान में राज कर रहा था। एक्चुअली तुर्किश राज है वो तुर्क साम्राज्य के आसपास था, लेकिन उन्हीं के जो स्लेव है वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे थे, और जो रूल कर रहे थे उनका नाम था अल्प तगीन। ये तुर्क एम्पायर के एक स्लेव थे जो राज कर रहे थे अफ़गानिस्तान में। अल्प तगीन ने अपने बेटे की शादी अपने ही गुलाम था, उसका नाम था सुबुक्तगीन, जिसके साथ करवा दी। मैं आपको ये स्टोरी वापस बैक क्यों ले जा रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद जो आपको स्टोरी पता चलेगी उसका बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा। तो कई बार सवाल भी पूछा गया है कि अफगानिस्तान पे जो राज कर रहे थे उसका उस समय जब भारत पर अटैक हुआ था तब पहली बार मुस्लिम रूल तब कौन थे, तो अल्प तगीन था। अब अपन बात करने वाले हैं अल्प तगीन के बाद में जो उनकी बेटी की शादी सुबुक्तगीन से की गई थी। अब मैं आपको सुबुक्तगीन का नाम क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबुक्तगीन है वो मोहम्मद गजनवी का पिता था,
ठीक है। और मोहम्मद गजनवी को आप बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो सुबुक्तगिन वो पहला पूछते हैं कि पहला कौन सा तुर्किश एम्पायर था, तुर्किश राजा था सॉरी, जिसने इंडिया पे अटैक किया, तो वो कौन है? सुबुक्तगिन, ये आपको ध्यान रखना है। और सुबुक्तगिन का बेटा था मोहम्मद गजनवी। उसने कहाँ पर अटैक किया था? इंडियन सिविलाइजेशन में किंग जयपाल का जो राज था उसी पे उसने अटैक किया था। तो अब सुबुक्तगिन का बेटा मोहम्मद गजनवी, जिसने कई बार सवाल पूछा था कितनी बार इंडिया पे अटैक किया, तो 17 बार अटैक किया इंडिया पर। तो मोहम्मद गजनवी, और उसका सबसे बड़ा इन्वेजन कौन सा था? सोमनाथ टेम्पल। 1025 AD में सोमनाथ टेम्पल पर सबसे बड़ा इन्वेजन इसी को माना जाता है, जो सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है। जो फिर तो जैसे क्या था, कोई बड़ा राजा होता था उसी के नाम पे एक डायनेस्टी बन जाती थी। तो मोहम्मद गजनवी के नाम पे ही फिर गजनवी डायनेस्टी बन गई। और गजनवी की डायनेस्टी के फिर वो जो रूल करने लगे, उसमें लास्ट रूलर था बहराम शाह, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, किसी भी राजा के टाइम पीरियड में आप देखोगे उनके वंशज में एक राजा 2 अच्छे होते हैं, 3 अच्छे होते हैं, फिर एक वीक राजा आता है जिससे वो डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो जो गजनवी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था वो था बहराम शाह, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि बहराम शाह के बाद में जो इंडिया पे अटैक किया वो कौन था? गौर रीजन। अब गौर रीजन की हम बात करें तो सबसे पहले जो जिसने अटैक किया उसका नाम है मोहम्मद गौरी। बहुत अच्छे से आप जानते हो, अभी आप तराइन के युद्ध के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो मोहम्मद गौरी जिसने सबसे पहले गुजरात में अटैक किया था, गुजरात में जहाँ पर भीमदेव सेकंड राज कर रहे थे, और भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। भीमदेव सेकंड की मदर का नाम भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे राजा के रूप में इनको जाना जाता है। तो नायिका देवी उनकी मदर का नाम था, ठीक है। तो गुजरात पे अटैक किया सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने, जिससे उनकी हार हुई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD में किया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि अजमेर के रूलर थे, उनके साथ फर्स्ट तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाटेरम। कुछ मैं पॉइंट छोटे छोटी चीज़ें आपको ऐड करता जाऊंगा, बाकी डिटेल में आप पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो तराइन का युद्ध है वो आप राजस्थान की जीके में डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल जरूर नहीं है। जो काम की चीज़ है 1191 AD आपको ये याद रहना चाहिए, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में कई जगह 1192 लिखा रहता है, कई जगह 1193 है, तो वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, बाकी 1192 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब अपन बात करते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और यहीं से एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का जो हिंदुस्तान पर राज है वो स्टार्ट हो गया था। अब अपन बात करने वाले हैं, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद जिनसे मदद मांगी थी, जो कि कन्नौज के राजा थे, तो उन्होंने मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। और हुआ क्या, जब कुछ टाइम बाद जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया, तो उसने कुछ समय बाद ही बैटल ऑफ चंदावर की, जहाँ का राजा था कन्नौज का राजा था जयचंद, जिस पे अटैक किया और उन्होंने उसको भी हरा कर उसका भी राजपाट ले लिया। तो इसीलिए आपने कई बार स्टोरी मूवीज़ कहते हैं कि जयचंद की तरह मत बनो। तो जयचंद ने एक तरीके से पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता उस वक्त, तो शायद उनका भी राजपाट रह जाता और हिंदुस्तान पर जो दिल्ली सल्तनत है उनका इतना कब्जा नहीं होता। चलिए अब अपन आगे बात करने वाले हैं। अब ये तो है नहीं कि मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पर अटैक किया तो वो परमानेंट यहीं रहने वाले। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, फिर वो वापस अपने एम्पायर की तरफ चले गए। तो मोहम्मद गौरी ने किसी एक अपने व्यक्ति को यहाँ बिठाना होता, जैसे आपने अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अफगानिस्तान में तुर्क राज था, लेकिन एक्चुअल में तुर्की वहाँ नहीं रहते थे। तुर्की राजा अपने जो सामाविद एम्पायर था उनका तुर्क के अंदर वहीं रहते थे। तो उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपना एक गुलाम, किसी एक व्यक्ति को हेड बना दिया। जैसे मान लो अपन ने किसी को डेजिग्नेट कर दिया कि ये संभालेगा आदमी सारा काम, तो वैसे ही उन्होंने अपने किसी गुलाम को सौंप दिया होता है। तो वैसे ही मोहम्मद गौरी ने जो हिंदुस्तान पे जो जहाँ भी उन्होंने अधिकार कर लिया था जिन क्षेत्रों पर, तो वहाँ पर उन्होंने अपने एक स्लेव को बैठा दिया था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। अब अपन दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होने वाली है अपनी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के गवर्नर थे? तो गवर्नर ऑफ अजमेर। आगे बहुत सारे नाम आएंगे, इल्तुतमिश का नाम आएगा, वो कहाँ के गवर्नर थे, बदायूं के गवर्नर थे। तो ऐसे कई सारे गुलामों के आगे नाम मैं बोलूँगा और वो कहाँ के गवर्नर थे वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर के गवर्नर थे और उनको मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर एक राजा के तौर पर बिठा दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे और एकमात्र ऐसा राजा था जिसने मतलब कभी सिंहासन या किसी तरह के बड़े निर्णय नहीं लिए। वो अपने आप को गुलाम की तरह ही ट्रीट करता था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन उसके बाद उनके वंशज आते गए, नहीं आगे चेंज होती गई डायनेस्टीज, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट कर दिया था।
ठीक है। तो यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था, वहीं से गुलाम वंश की स्थापना होती है। आपने सुना होगा स्लेव डायनेस्टी, तो गुलाम वंश की स्थापना है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन वो प्रथम शासक थे वहाँ के, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें अपन बात करेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और लोदी वंश में जो आखिरी राजा था, जिसके मैं आपको अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इब्राहिम लोदी, जिनको कौन हरा देता है? बाबर। और बाबर के आने से किसका स्टार्ट हो जाता है? मुगल एरा का। जैसे ही हम बाबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब मुगल एरा का स्टार्ट हो जाएगा। और 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर हरा देता है। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्टार्ट करता है अपना शासनकाल। तो आपको मैं एक ट्रिक यहाँ लिख रखी है, जैसे स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कौन कौन इनमें प्रमुख रूप से जो किंग थे जिनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव, उन्हीं की अपन बात करेंगे। तो इसको याद करना है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। गुल खिला तो शायद लोदी मिला, मतलब गुल मीन्स गुलाम वंश, खिला मीन्स खिलजी वंश, तो मीन्स तुगलक वंश, सैयद मीन्स सैयद वंश और लोदी मीन्स लोदी डायनेस्टी। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपन ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक तो हिस्ट्री को हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा, दो चीज़ें पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बात कर ली, किस तरह खलीफा पद होता था, इस्लामिक हेड होता था, पॉलिटिकल हेड भी होता था, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। उसके बाद अपने मोहम्मद बिन कासम जिसने सबसे पहले अटैक किया, ये मैं PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। और भी कुछ चीज़ें जो आपको डिटेल में जाननी हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी तरह मैं हिस्ट्री के अदर पार्ट को आपके साथ कंटिन्यू करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल, थैंक यू।